थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा सा एक चीज देखो कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, उसका नाम होगा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड की। तो हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में क्या होगा, देखो इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। पहला, इसको जो ग्रुप दिया गया है वो ग्रुप क्या दिया गया बेटा? बोलो, ग्रुप नंबर 1 या 1A बोला गया इसको, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बोलो 1s1। यहाँ जो 1 होता है ये आपके इलेक्ट्रॉन को बताता है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये आपके ग्रुप को भी बता देता है। किसको बता देता है? ग्रुप को। ये एस जो होता है ये आपके ब्लॉक को बताता है। किसको बताता है बेटा? ब्लॉक को। और ब्लॉक के साथ साथ ये आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हमको बता देता है। ये जो आपका एस होता है यहाँ पे, सॉरी एस क्या, ये 1 जो होता है, इस 1 को हम बोलते हैं, ये तो एन को बताता है या ये आपके पीरियड को भी बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो कौन से ग्रुप का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या पता होना चाहिए, वो जो 1s1 है वो हमें क्या बताता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारे पढ़ना क्या है कि हाइड्रोजन तो हो गए, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने की। टाइप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की 3 टाइप हमें बताई गई। पहला, बेस्ड ऑन चार्ज। बेस्ड ऑन चार्ज यानी चार्ज के आधार पर। दूसरा हमें कहा गया बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, यानी इनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, और फिर हमें कहा गया कि बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन, इनकी जो न्यूक्लियर की स्पिन है उसके आधार पर। ठीक, तो यहाँ पे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी। पहला कि हाइड्रोजन की जो टाइप है उस हाइड्रोजन की टाइप को क्या कहना है। पहला बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करना है। फिर रिएक्टिविटी के आधार पर क्लासिफिकेशन करना है, और फिर आपको उसकी स्पिन के आधार पर करना है। तो जब हम स्पिन के आधार पर करते हैं तो ऑर्थो और पैरा 2 हमारे पास हाइड्रोजन आते हैं। चार्ज के आधार पर करते हैं तो क्या होता है, देखो पहला चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के आधार पर कितना होगा इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो बेस्ड ऑन चार्ज देखो, पहला यहाँ पे 3 तरह के चार्ज होते हैं। एक क्या चार्ज होता है बेटा? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव, और एक होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इसको हम H+ बोलेंगे, नेगेटिव होगा तो H- बोलेंगे, न्यूट्रल होगा तो H बोलेंगे। अब आपसे ये इलेक्ट्रॉन पूछता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमने कहा भाई 0। इसमें कितने हैं? हमने कहा 2। इसमें कितने हैं? हमने कहा 1। फिर इसने कहा भाई इसमें प्रोटॉन कितने हैं? हमने कहा 1 प्रोटॉन है। इसमें कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है। इसमें कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है। चार्ज की अगर बात करूं तो चार्ज क्या होगा, तो जैसा कि हम देख सकते हैं चार्ज क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव होगा, और इस पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो 3 तरह का हाइड्रोजन। इसको हम क्या नाम देते हैं? H+ को, बोलो, इसको हम बोल देते हैं प्रोटॉन। H- को क्या नाम देते हैं? हाइड्राइड। और H को क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं भैया? सिंपल हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ओके, एक बार और रिपीट करो। बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज के आधार पर कितने तरह का क्लासिफिकेशन हुआ? 3 तरह का, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तो 3 तरह का ये क्लासिफिकेशन हो गया। और 3 तरह के क्लासिफिकेशन के अंदर इसको हमने क्या बोल दिया? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज, H+, H- और H। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ।
अब बात करते हैं बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, रिएक्टिविटी के आधार पे भी अलग अलग होते हैं। एक होता है आपका सिंपल हाइड्रोजन, ठीक है, एक होता है आपका नेसेंट हाइड्रोजन, एक होता है आपका एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, चलो यही डिस्कस करते हैं आज। तो इनको हमको देखने के लिए, इनको समझने के लिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे। यहाँ देखिए आप, इधर देखो मेरी तरफ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की टाइप बताई गई हमें, पहली टाइप, ठीक है। अब ये टाइप हमें क्या कहती है, इधर देखो टाइप क्या कह रही है, इधर देखते हैं, आ जाओ। पहले ये आपका हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को हमने बोला एटॉमिक हाइड्रोजन। क्या बोला, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन को हमने पहले बोला सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर हमने इसको नेसेंट हाइड्रोजन की कैटेगरी में डाल दिया, और फिर हमने इसे डाला एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन की कैटेगरी में। ये इसकी रिएक्टिविटी के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, उस एटॉमिक हाइड्रोजन को क्लासिफाई किया इन्होंने, ये होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। और सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन क्या बोला हमने, इट इज फॉर्म बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सिंपल डिसोसिएशन से ये बनता है। जो आपका H2 होता है ना, इसे 3000 से 5000 डिग्री के टेम्परेचर पे आप हीट कर दो तो ये आपको हाइड्रोजन दे जाएगा, और वो जो हाइड्रोजन होगा वो आपको क्या बोलेगा, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर होगा तभी ये बॉन्ड टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। गॉट इट। अगला नेसेंट हाइड्रोजन। अब सर ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन वो होता है जो बाय बर्थ, मतलब तुरंत उसी समय हुआ हो। हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। जो सिर्फ रिएक्शन के दौरान उसी समय बना हो उसे कहा जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है बाबू, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है आपसे नेसेंट हाइड्रोजन में, कि इट इज फॉर्म ओनली बाय सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होगी और उन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में ही ये आपका फॉर्मेशन होगा। वो कौन कौन सी होती है, जिंक का आप H2SO4 से रिएक्शन करा दो, किसी बेस का NaOH का आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा दो, तो आपका उस समय क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। देखो आप देख सकते हो एसिड और मेटल का रिएक्शन कराया हमने किसके साथ, जिंक के साथ और H2SO4 के साथ, तो ZnSO4 बना। ZnSO4 के साथ जो मिला हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक। वो आपको उसी समय मिले। आगे बढ़ते हैं हम, देखो क्या आगे क्या कहना चाह रहा है ये, देखो इधर आगे ही कहना चाह रहा है कि एक बेस लिया मैंने और एक एलिमेंट लिया, तो बेस लिया NOH, एलिमेंट लिया Be, जब इनकी रिएक्शन कराई तो मेरा बन गया Na2 BeO2 और ट्वाइस H, ठीक है। ये रहा Na2 Be2 और ट्वाइस H, ठीक है, ये मेरा बन गया, क्लियर। और मेथड क्या है, किसी अल्कोहल का किसी एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करा दो, जैसे C2H5 का सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी, C2H5OH का सोडियम के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए, तो C2H5ONA के साथ साथ आपको एक नेसेंट हाइड्रोजन भी मिल जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके पास दो तरह के तो हाइड्रोजन हो गए, एक नेसेंट हो गया और एक सिंपल हो गया। फिर आता है आपके पास एडजॉर्ब, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन हो रहा है या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। एक मेटल होता है, इस मेटल के चारों और ये क्या होती है, एक लेयर होती है, तो इसके यहाँ पे आके हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। इसे जनरली ये होता है पैलेडियम के साथ, पैलेडियम एक मेटल होता है,
पैलेडियम को अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब के बाहर कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो इस पैलेडियम को यहाँ लेके आ गया और इसको उसके ऊपर रख दिया, तो ये जो गैस है आपका, ये जो पैलेडियम है, ये जो गैस निकल रही है, ये इस पैलेडियम को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसे हमने कहा क्या, एड्सॉर्ब या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ठीक है, एड्सॉर्ब हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ मेटल। जैसा कि मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मेटल होगा, उस मेटल के आउटर सरफेस पर क्या होगा, ये चिपक जाती है। मेटल होगा, मेटल की आउटर सरफेस पे क्या होता है, ये चिपक जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ये भी एक तरह की रिएक्टिविटी हुई ना हाइड्रोजन की। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आ जाओ इधर। अब ये क्या कह रहा है कि ऑक्लूजन क्या होता है, जब ये भी आपने समझा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू एब्सॉर्ब एनी गैस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। कोई भी मेटल है, उसकी वो प्रॉपर्टी जिससे वो क्या कर रहा है, किसी भी गैस को अपनी ओर क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है अपने पे, इधर अपनी आउटर सरफेस पे उसे चिपका ले रहा है, तो उसे क्या कहा जा रहा है, ऑक्लूजन। ठीक है, अब बात आती है कि साहब आपने रिएक्टिविटी तो बता दी, रिएक्टिविटी के बाद जो है आप हमें ये बताइए कि रिएक्टिविटी करने के बाद इनका ऑर्डर क्या होगा, क्या इनका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर बताओ। तो पहला एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर नेसेंट की, और फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये इनका क्या होता है, आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। क्लियर। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर के बाद आती है बात बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन के आधार पर, न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पर इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो बेटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक चीज होता है ऑर्थो, एक होता है पैरा। जिस तरह से आपके ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन रहती है, उसी तरह से न्यूक्लियर की भी स्पिन रहती है। तो ऑर्थो हाइड्रोजन कब कहना है, बस नाम याद रखने हैं आपको, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आपके सिलेबस में कहीं न्यूक्लियर स्पिन के बारे में कोई चीज नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जितना यहाँ पे बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही आपको सुनना है, उतना ही आपको समझना है। अननेसेसरी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करना अपने माइंड में। ठीक है, ओके। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑर्थो हाइड्रोजन, the molecular form of hydrogen having same spin of nucleus is called orthohydrogen. पैरा हाइड्रोजन किसे कहा जाएगा, the molecular form of hydrogen having opposite spin। अगर सेम स्पिन होगी तो ऑर्थो, और अपोजिट होगी तो पैरा। सेम होगी तो ऑर्थो, अपोजिट होगी तो पैरा। सेम होगी तो ऑर्थो, अपोजिट होगी तो पैरा। क्लियर है, पक्का, बढ़े आगे। चलो, ऑर्थो क्या होगा बेटा, सेम स्पिन, और पैरा क्या होगा बेटा, अपोजिट स्पिन। क्या होगा, अपोजिट स्पिन। क्लियर, बढ़ो आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ओके, अब ये आपको समझाना चाह रहा है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्या हमें इसके अंदर सीखना है, और तो हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है आपसे, क्या हो गया, कहाँ चले गए भाई, आ जाओ इधर। ये कह रहा है कि इन ऑर्थो हाइड्रोजन स्पिन ऑफ न्यूक्लियस इज सेम। न्यूक्लियस की स्पिन सेम होगी, सपोज करो इस तरीके की होगी। ठीक है, दे विल रिपेल इच अदर, एक दूसरे को धक्का देंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इंक्रीज। सो ऑर्थो हाइड्रोजन हैज मोर इंटरनल एनर्जी। मान लो न्यूक्लियस की स्पिन सेम आ गई तो एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ऑर्थो हैज मोर इंटरनल एनर्जी एज कंपेयर टू पैरा। अब आपसे कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर कंडीशन। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे करती है। लो टेम्परेचर पे पैरा मोर स्टेबल होता है, लो टेम्परेचर पे पैरा मोर स्टेबल होता है, और हाई टेम्परेचर पे आपका ऑर्थो स्टेबल होता है। ठीक है,
अब ये कन्वर्जन है कि अगर मेरे पास पैरा हाइड्रोजन है तो उसको मैं हाई टेम्परेचर देता हूँ, हाई टेम्परेचर देता हूँ तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, ऑर्थो में। ऑर्थो का टेम्परेचर घटा देता हूँ, लो कर देता हूँ तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, पैरा में। ठीक है। अब हमसे पूछता है कि भाई कौन कितना रहता है, तो हमें थोड़ा सा ये बताना है कि किसका प्रेजेंस कितना होता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ रूम टेम्परेचर की, किसकी, रूम टेम्परेचर की, और यहाँ बात करूँ एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, किसकी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में देखने रूम टेम्परेचर पे पैरा जो होता है आपका, कौन, पैरा, और ये होता है आपका ऑर्थो, क्या होता है, ऑर्थो। ठीक है। रूम पे टेम्परेचर पे पैरा जो होता है आपका वो 75%। ठीक है। कितना, रूम टेम्परेचर पे आपका जो पैरा होता है वो होता है आपका 25%। कितना होता है, 25%। और ऑर्थो जो होता है वो होता है आपका 75%। और 0 डिग्री टेम्परेचर कर दोगे, 0 डिग्री टेम्परेचर कर दोगे तो पैरा कितना हो जाएगा, पैरा कितना हो जाएगा, जीरो। पैरा कितना हो जाएगा, जीरो। और पैरा अगर जीरो हो गया तो आपका ऑर्थो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ऑर्थो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्थो और पैरा को हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। क्या बोला मैंने, रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पे आपका जो पैरा होता है वो पैरा कितना रहेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे पैरा कितना हो जाएगा बोलो, रूम टेम्परेचर पे पैरा हो जाएगा आपका 75%। और ऑर्थो कितना हो जाएगा, 25%। ऑर्थो 25%। ये देखो यहाँ पे, ये रहा आपका ऑर्थो, ये रहा आपका ऑर्थो, और ये रहा आपका पैरा। ऑर्थो होगा 75%, तो पैरा होगा 25%। और 0 डिग्री कर दोगे तो ये 0% हो जाएगा, और सारा का सारा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा 0 डिग्री पे। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे। ठीक है। पैरा मोर स्टेबल होता है, पैरा मोर स्टेबल होता है। ठीक है। अब ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, ये पैरा जो है ये ऐसे है। ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना यहाँ पे, ये तो हो गया आपका पैरा, और ये हो गया आपका ऑर्थो। ठीक है। तो ये हुआ 75%, और ये हुआ 25%, ये हुआ आपका 0%, ये हो जाएगा यहाँ पे 100%। ठीक है कि 75 अगर ये हुआ तो 25% ये हुआ। सर क्या हमें ये परसेंट वर्सेंट याद रखने, नहीं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए जाते हैं, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि अच्छे होता है। आपको इनके चक्कर्स में नहीं पड़ना। We can obtain 100% pure para hydrogen at low temperature, but can't ortho because at high temperature para hydrogen will dissociate into atomic hydrogen. ठीक है। 100% हम क्या ले सकते हैं, पैरा हाइड्रोजन ले सकते हैं लो टेम्परेचर पे। ठीक है। क्लियर। चलिए, ये यार शायद है ना, पैरा इधर आएगा और ऑर्थो इधर आएगा, ये मैंने मिस कर दिया। ये ऑर्थो इधर आएगा, पैरा इधर आएगा। पैरा हम 100% ले सकते हैं, ये ना, वी कैन ऑब्टेन 100% प्योरा बाय हाइड्रोजन एट लो टेम्परेचर। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हमें करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे डाई हाइड्रोजन को, डाई हाइड्रोजन को पढ़ने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि इसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में समझना है। हाइड्रोजन के बारे में समझने के बाद हमें क्या पढ़ना था इसके अंदर, हमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ने के बाद इसकी टाइप पढ़नी थी। टाइप हमने पढ़ ली है। ठीक है। टाइप पढ़ने के बाद मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें हमें
इसमें हमें सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जानना है, जो कि हम जान चुके हैं। फिर हमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जानना है, जो कि हम जान चुके हैं। ठीक है, 3 टाइप होती है इसकी, तीनों हमने डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद हम डाई हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डाई हाइड्रोजन। जब किसी भी कंपाउंड को पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन के, तो इसको पहले बनाने का तरीका कि वो कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी अगर कोई दी गई हुई है तो, और उसकी रिएक्शन अगर कुछ हमें बताई गई है। नहीं बताई गई तो हम स्किप करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसके कंपाउंड देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? कंपाउंड, कि कौन कौन से कंपाउंड है। तो यहाँ हमें बात करनी है, सबसे पहला कंपाउंड उसका होता है जल, H2, पानी, वाटर। पानी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पानी के बारे में बात करेंगे, जल, H2। तो ये जो पानी है, इस पानी का 2 टाइप हो जाएंगी आपकी। पहली टाइप क्या होगी बेटा? पहली टाइप हो जाएगी आपकी इसकी सॉफ्ट वाटर, और एक हो जाएगी आपकी हार्ड वाटर। ठीक है, 2 तरह के पानी हो जाएंगे, एक सॉफ्ट एक हार्ड। सॉफ्ट को सॉफ्ट बोलते हैं, हार्ड को हार्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो ये तो अभी पानी जब पढ़ाएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वाटर जब अपन बताएंगे तो वाटर में इसको डिस्कस करेंगे कि वाटर हार्ड क्यों बोलते हैं, इसको सॉफ्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, अभी तो अपन इस पे फोकस करते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड जो है उसको हार्ड करते हैं कि इनमें क्या होती है, एक होती है 2 तरह की हार्डनेस हो जाती है। एक हो जाती है टेम्पररी हार्डनेस, एक हो जाती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। क्या हो जाती है? एक टेम्पररी हार्डनेस आ जाती है और एक परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू समझ लो। एक तो क्या, ये बड़ा सा अजीब सा चैप्टर होता है, बच्चे इसको समझते नहीं है तो इसको घबरा के छोड़ देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, तरीके से समझना है। पहला क्या समझेंगे कि हाइड्रोजन के बारे में बात करी, दूसरा टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करी, तीसरा वो कितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं इनके बारे में बात करी। फिर ये देखा कि हमने डाई हाइड्रोजन होता है, उस डाई हाइड्रोजन को बनाने का तरीका, क्योंकि हमारा तो टॉपिक का नाम ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बनता कैसे ये तो पता करेंगे। उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, कोई अगर रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन पता करेंगे। फिर उसके कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो पहला कंपाउंड दिया हुआ है उसका जल, वाटर, पानी। तो जल के बारे में बात करेंगे तो जल 2 तरह का बताया गया है। पहला बताया गया है कि एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। सॉफ्ट को सॉफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पानी मतलब साबुन उस पानी में झाग आसानी से दे देता है, लेथल दे देता है, प्रोड्यूस कर देता है लेथर। लेथर प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, लेथर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर कह दिया तो हार्ड भी 2 तरह की होती है हार्डनेस, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी को टेम्पररी क्यों कहते हैं, परमानेंट को परमानेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्पररी जो होती है वो टेम्पररी होती है, परमानेंट है जो परमानेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं, टेम्पररी हार्डनेस वो होती है जिसे आसानी से रिमूव किया जा सकता है। टेम्पररी हार्डनेस वो होती है जिसे आसानी से रिमूव किया जा सकता है, जैसे बॉईल करके। याद है आप जब पुराने जमाने में, और अभी भी गांव में अक्सर कहा जाता है, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो कहते थे कि पानी को उबाल कर छान कर फिर पीना चाहिए, पानी को उबाल कर छान कर फिर पीना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी को उबाल कर छान कर ही आप पियोगे, पानी को उबाल कर छान कर ही हम पियेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि जो उसकी हार्डनेस होती है वो हार्डनेस रिमूव हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, कैसे दूर होती है वो तो अभी बात करेंगे अपन। चलो बता देता हूँ कैसे दूर होती है। हार्डनेस बेटा 2 तरह की होती है, हार्डनेस 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके क्लोराइड और सल्फेट आयन की वजह से। और टेम्पररी हार्डनेस होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। समस्या क्या होती है कि जो बाइकार्बोनेट होता है ना, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं ये सॉल्युबल होता है पानी में। क्या होता है? सॉल्युबल होता है।
पानी के अंदर मिक्स होता है, पता नहीं कर सकते आप ये है या नहीं है, सोल्यूबल होगा पानी में। तो ये जब पानी में सोल्यूबल होता है तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है कि CaCO3 को जब आपने हीट किया तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। CO2 तो चली गई आपकी, CO2 तो आपकी चली, और कैल्शियम ऑक्साइड आपको, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये तो अपन ने आगे तोड़ दिया, ये तो अपन ने आगे तक तोड़ दिया। यहाँ क्या होता है देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आपको तोड़ना नहीं है, ये होता है व्हाइट पीपीटी होते हैं इसके, ये पानी में घुलनशील नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता, इसके व्हाइट पीपीटी आते हैं। तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है कि जब उबाला जाता है तो पानी के ऊपर व्हाइट पीपीटी आ गया, फिर कपड़े से छान कर उसको पी जाओ आप। तो इसीलिए क्या होता है कि ये टेम्पररी हार्डनेस को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होता है, देखो यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, मेटल से भी और मेटल हाइड्रेट से भी। तो लैब का मेथड क्या है डाईहाइड्रोजन को बनाने का, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं HCl। तो जिंक HCl, सर यहाँ तो H+ लिखा है, अरे भाई वो HCl को ही आप ऐसे लिख देते हो H+। तो जिंक +2 आता है, तो जिंक +2 आया तो वो Cl से रिएक्ट करके ZnCl2 बना देगा। तो इनमें चक्रों में नहीं फंसना होता हमें। जब इस तरह की बात करते हैं तो हमें इस तरह की बात में सिर्फ और सिर्फ ये समझना होता है कि हमारा जो रिएक्ट हो रहा है वो रिएक्टेंट क्या बन रहा है, वो रिएक्ट करके क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इन्हीं सारी चीजों को हमें समझना होता है। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है सेकंड मेथड, it can also be prepared by reaction of zinc with aqueous alkali। जिंक का NaOH के साथ रिएक्ट अगर आप करा देते हो तो भी Na2ZnO2 बनता है और H2 रिलीज कर देता है। क्या बनता है, Na2ZnO2 और आपका क्या रिलीज होता है, बोलो, H2 रिलीज हो जाता है। इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। अब कमर्शियल प्रोडक्शन क्या होता है डाईहाइड्रोजन का, कमर्शियल मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कमर्शियल मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, इंडस्ट्री में कैसे इसको यूज किया जाएगा कमर्शियली, कैसे इसको हम बनाएंगे, कैसे बेचेंगे बाजार में। पहला प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिव हाइड्रोजन। वाटर को यानी एसिडिफाइड वाटर को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको H2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, H2 मिल जाता है। सेकेंड, हाई प्योरिटी यानी ग्रेटर देन 99.95% हाई प्योरिटी डाईहाइड्रोजन जो है वो ऑब्टेन होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH2 के इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, निकल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोड कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे निकल इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, वहां पे आपका कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, प्लेटिनम। ठीक है, थर्ड ये कह रहा है इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH and chlorine by the electrolysis of brine solution during the electrolysis the reaction that take place at anode। मैंने आपको S ब्लॉक पढ़ाया था, तो S ब्लॉक में भी ये चीज मैंने मेंशन की थी कि वहां पे जब हम NaOH का प्रिपरेशन कर रहे थे तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था एक्वस सॉल्यूशन का, तो Na+Cl- आया था, क्योंकि Na+ से ज्यादा और पानी होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो HOH है, तो ये टूटेगा H+ और OH- में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करता है कि एनोड पे कौन जाएगा। कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आप 12th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में सीखोगे, या तो अभी पढ़ लिया होगा तो अभी सीख जाओगे। ठीक है,
तो H+ का एक सीरीज होती है, ये हम बाद में पढ़ते हैं। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी, स्नेह, ठीक है। प्रभात ही, तो ही मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो कैथोड पे जाने का टेंडेंसी उसका हाई होता है, इसलिए कैथोड पे कौन चला जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो Na है, ये Na क्या करता है, इसके साथ OH बना लेता है, तो ये बनता है NOH। और Cl तो जो है वो एनोड पे Cl2 डिपॉजिट हो जाता है। तो Cl2 जब पढ़ोगे तो वहां पे भी ये कहा जाएगा कि ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से हम क्या करते हैं, Cl2 भी बना लेते हैं, NOH भी बना लेते हैं और H2 भी बना लेते हैं, ये सब चीजें हमारी बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्या कहना चाह रहा है अभी हमसे, ये कहना चाह रहा है कि कमर्शियली प्रोडक्शन, तो ये वाला, इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो ही गया। हाँ, ये रिएक्शन देखो, Cl- से Cl2 बन गया, कैथोड पे चला गया, और H2 से OH मिल गया, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये नीचे वाली हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। Na+Cl-H2O, Cl2 मिल गया, H2 मिल गया, ठीक है, Na+ मिल गया, OH मिल गया। तो कैथोड की अगर बात करूं तो कैथोड पे कौन जाएगा भाई, कई बच्चे कहते हैं कि साहब कैथोड पे Na+ जाएगा ना, H+ जाएगा, हाँ। तो H+ क्या करेगा, H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, H2। और ये जो Na+ था ना, इस Na+ ने क्या किया, Na+ ने कुछ नहीं किया, Na+ ने Na+ ने ये जो NaCl आपका था, ये NaCl टूट गया Na+Cl- में, और ये जो पानी था HOH, ये टूट गया आपका H+ और OH-। तो ये तो बनाया इसने NOH, और ये जो H+ था ये आपके कैथोड पे गया, कैथोड पे Na+ नहीं जाएगा, कैथोड पे H+ जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये बनाएगा H2। और एनोड पे आपके कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा आपका Cl-, ये जो बना लेगा आपका Cl2, ठीक है। तो इस तरीके से Cl2 के लिए भी आप इसको बोल सकते हो, H2 के लिए भी आप इसको बोल सकते हैं, कैथोड के लिए भी आप मतलब कैथोड क्या, ब्राइन सॉल्यूशन से NOH प्राप्त करने के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा एक बेनिफिट होता है कि बेनिफिशियल प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब डाई हाइड्रोजन के बाद मैंने आपको बताया था कि डाई हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें से सबसे पहला कंपाउंड कौन हो गया भैया, वाटर हो गया, कौन हो गया, वाटर, जल, H2O। तो अब हमें H2O के बारे में थोड़ा सा बात करना है, ठीक। तो H2 है जो, सबसे पहले तो हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछता है साहब कि लोन पेयर कितने होते हैं, तो हमने कहा लोन पेयर 2 होते हैं। सिग्मा कितने होते हैं, हमने कहा सिग्मा 2 होते हैं। शेप क्या होता है, हमने कहा बैंड शेप होता है। कि वी शेप भी होता है, हमने कहा हाँ बैंड वी शेप भी होता है। बोला एंगुलर शेप होता है, हमने कहा हाँ एंगुलर शेप भी होता है, ठीक है। फिर पूछा हाइब्रिडेशन क्या होता है, हमने कहा हाइब्रिडेशन sp3 होता है। फिर बोला पोलर होता है, हमने कहा एब्सोल्यूट पोलर होता ही है। फिर बोला क्या ये सॉल्वेंट होता है, हमने कहा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, हमने कहा 80 है। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 80 है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है पानी में, पानी में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है बेटा, 80 होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हुआ 80, कितना, 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या कहा जाता है भैया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर
किसमें? डाई हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, H2, ये सब हमने आपको बता ही दिया, सारी प्रॉपर्टी इसकी एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया इसके अंदर, वो रह गया कि साहब ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। तो हमने कहा भाई ये प्लेनर है, पता कैसे चलेगा प्लेनर है? तो हमने कहा ये देखो इस तरह से होता है, तो ऐसे अगर हम लेंगे तो ये तो प्लेनर नहीं है, अगर ऐसे लेंगे इसको यूं, यूं लिया मैंने, तो ये क्या हो गया? प्लेनर हो गया। मेरा ये हाथ इन सारे एटम को टच कर गया ना यूं, तो ये क्या हो गया? प्लेनर हो गया। क्या हो गया? प्लेनर हो गया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन प्लेनर होगा, कौन नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से बता सकते हैं। पक्का? चलिए आगे। अब आ जाओ, अब बात करते हैं हम किसके बारे में? इसकी हार्डनेस के बारे में। किसके बारे में? इसकी हार्डनेस, कि हार्डनेस होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे, क्या प्रोसेस होते हैं, चलो। आ जाओ, आ जाओ। अब हमें क्या देखना है? मैंने आपको कहा था कि जो हार्डनेस है, क्या कहा था कि जो हार्डनेस है वो हार्डनेस दो तरह की थी, एक ही परमानेंट, एक थी टेम्पररी। तो सबसे पहले टाइप ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ वाटर हमने कहा दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। ये होता है डू नॉट प्रोड्यूस लेथर विद सोप, साबुन के साथ झाग नहीं देगा। ये क्या बोलेंगे हम? प्रोड्यूस लेथर विद सोप, पानी के साथ क्या देगा ये? ठीक है, क्लियर? चलो भाई, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अपन। ठीक है, चलिए बाय।